तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू पर जो तारीख के और अक़्मे खून से लिखा गया है। एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनते हैं जहन में जुल्म, बर्बरियत और इंसानियत सोज वाक़ात की तस्वीरें घूमने लगती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडोल्फ हिटलर की। एडोल्फ हिटलर जर्मनी में नाजी पार्टी का रहनुमा था और 1933 में पहले चांसलर बना और फिर देखते हैं देखते जर्मनी का मतलब कालानान डिक्टेटर यानी फ्यूरर बन बैठा। यह कोई मामूली सियासी तब्दीली नहीं थी, यह एक ऐसे तूफान का पेशखीम थी जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लेना था। आप सोच रहे होंगे क्या एक शख्स की से इतनी ताकत हासिल कर सकता है? कैसे वह पूरे मुल्क को अपनी सोच के ताबा कर सकता है? यही वह सवालात हैं जिनके के जवाबात हमें तारीख के इन तारीख गोशों में मिलते हैं। फिर क्या हुआ? हिटलर ने अपनी असबे पनाह ताकत का इस्तेमाल की से क्या? इसमें दूसरी जंग गाजीम में जर्मनी की क़यादत की, एक ऐसी जंग जिसने करोड़ों इंसानों को मौके घाटा तार दिया, शहरों के शहर खंड रात में तब्दील कर दिए और इंसानी तारीख पर एक भैन हमटने वाला दाग छोड़ दिया। यह दौरा जब दुनिया ने देखा कि किसे नफरत और तासब की आग पूरे बराज़मों को जला सकती है। हिटलर के अज़ाइम सिर्फ सियासी फौजी नहीं थे, उसके नफरत की जड़ें कहीं ज़्यादा गहरी थी और उसका सबसे बड़ा निशाना बने ये उद्यवाम ये समझना बहुत ज़रूरी है कहीं है सब चाचान कुन्हे हुआ। इसके पीछे एक पूरी सोच, एक नज़रिया कार फरमा था और उसी नफरत का नतीजा था हॉलोकास्ट, इंसानी तारीख की वह मंजर सल्खशी जिसके दौरान तकरीबन 60 लाख यहूदियों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। 60 लाख, यह सिर्फ एक अदद नहीं, यह 60 लाख कहानियां हैं, 60 लाख जिंदगियां हैं जो नफरत की भैंस चढ़ गईं। यहू है सियाहबाब है जिसे फरामोश करना इंसानियत के साथ सबसे बड़ी ज्यादती होगी। आज हम आज से सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिटलर ने यहूदियों को ही क्यों निशाना बनाया, फिर की वजूहात क्या थे। आइए मेरे साथ सफर में शामिल हों। तो सबसे पहली और बुनियादी वजह थी हिटलर के नस्ल प्रस्ताना अकायद। अब ये कोई आम किस्म का तासुब नहीं था, ये एक पूरा फ़िलसफ़ा था, एक खतरनाक आइडियालॉजी जिसने लाखों लोगों की जान ली। हिटलर और नाजी पार्टी का ये पुख्ता यकीन था कि जर्मन कौम, जिसे वो आर्याई नस्ल कहते थे, दुनिया की तमाम नस्लों से बरतर है। सफ़ेद फाम, लंबे कद, नीली आंखों वाले जर्मन, ये उनके नज़दीक इंसानियत का आला तरीन नमूना थे। बाकी सब, ख़ास तौर पर यहूदी, उनकी नज़र में कम थे, इंटरमेंशन, यानी इंसानों से नचले दर्जे की मखलूक। ये सोचे कि आप किसी पूरी कौम को, लाखों करोड़ों लोगों को सिर्फ उनकी पैदाइश की बुनियाद पर कमतर करार दे दें। यह है जहरीली सूझ थी जो नाजी जर्मनी की बुनियाद बनी। ये आर्या इंसल की बर्तरी का तस्वुरात ना साधने था जितना लगता है। उसके पीछे एक पूरी साइंस घड़ी गई, झूठे तहकीकी मकाले लिखे गए और प्रोपेगेंडे का एक तूफान बर्पा किया गया। नाजियों ने यह साबित करने की कोशिश की कि यहूदियों की मौजूदगी आर्याई नस्ल की पाकीज़गी के लिए खतरा है। वो समझते थे कि यहूदी नस्ल जर्मन खून को आलूदा कर रही है और जर्मन कौम में तरक्की में रुकावट है। यह बालकलवी से ही है जैसे कोई बागवान अपने बाग से नापसंदीदा पौधों को अखाड़ फेंक के ताकि के पसंदीदा फूल बेहतर तरीके से नशोवन मा पा सके। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पौधों की जगह इंसान थे और बागबाना एक डिक्टेटर था जिसके हाथ में बेपनाह ताकत थी। इस नजरिए ने जर्मन माशरे में यहूदियों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। और यह सिर्फ नजरियाती बातें नहीं थी, इसके अमली नताइज बेहद भयानक निकले। यहूदियों को समाजी, माशिया और कानूनी तौर पर उलगथलग किया जाने लगा। उन पर तरह तरह के पाबंदियां आयद की गईं, उनके कारोबार छीने गए, उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाला गया और आखिरकार उनकी जाने भय महफूज न रहे। ये सब कुछ नस्ली पाकीज़गी के नाम पर किया जा रहा था। हिटलर का यह जुनून था कि जर्मनी को सिर्फ खालिस आर्याइयों का मुल्क बनाया जाए और इस मकसद के हसूल के लिए वह किसी भी हद तक को जाने को तैयार था। यह इंसान पर सताना सोच ही वो पहला कदम था जिसने होलोकास्ट केरा हमवार की। यह समझना जरूरी है कि कैसे एक ख्याल लाखों इंसानों की मौत का सबब बन सकता है। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर और वह है कुर्बानी का बकरा बनाना।
देखो, जब भी किसी मुल्क में हालात ख़राब होते हैं, माईशत डोबर ही होती है, बेरोज़गारी आम होती है, तो अवाम में गुस्सा और मायूसी फैलती है। ऐसे में कुछ लीडर, ख़ास तौर पर आमरानहा ज़हनी तरखने वाले, अपनी नाकामियों का मलबा किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं। हिटलर ने बिल्कुल ही किया। इसने जर्मनी के तमाम मसाइल, तमाम मुसीबतों का जिम्मेदार यहूदियों को ठहराया। यह एक क्लासिक सियासी चाल है, लेकिन नाजियों ने इसे एक इंतहाई मंजमा और भयानक तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने यहूदियों को एक ऐसे दुश्मन के तौर पर पेश किया जिसने जर्मनी को अंदर से खोखला कर दिया था। कौन कौन से मसाइल थे जिनका इल्ज़ाम यहूदियों पर लगाया गया? फहरिस्त बहलंबी है। सबसे पहले तो पहली जंग अज़ीम में जर्मनी के शिकस्त। नाजियों ने यह झूठ फैलाया कि जर्मनी जंग जीता हुआ था, लेकिन यहूदी बीनकारों और सियासतदानों ने पीठ में छरा घूम पकड़ जर्मनी को हरवा दिया। फिर आया माशी बहरान, वो खौफनाक महंगाई जिसने जर्मन मार्क को कागज़ के टुकड़ों में तब्दील कर दिया था। इसका इल्ज़ाम भी यहूदियों पर कहा गया कि यहूदी बैनुल-अक़वामी सरमाए के ज़रिए जर्मन माईशत को तबाह कर रहे हैं। और तो और कम्युनिज़म और लिबरल नज़रियात का फैलाव, यह भी यहूदियों की साजिश करार पाया। यानी जर्मनी में जो कुछ भी गलत हो रहा था, इसकी जड़ कहीं न कहीं यहूदियों से जा मिलती थी। मनाज़ी प्रोपेगेंडा के मुताबिक इस तरह यहूदियों को कुर्बानी का बकरा बना हिटलर ने कई मकासद हासिल किए। एक तो ये कि उसने जर्मन अवाम की तो जहापनी और नाजी पार्टी की नाकामियों से हटा दी। दूसरा, उसने जर्मनों को एक मुश्तरके दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद करने की कोशिश की। जब आप लोगों को यही यकीन दिला दें कि हम की तमाम मुश्किलात की वजह कोई गिरोह है, तो में इस गिरोह के खिलाफ नफरत और गुस्सा पैदा होता है और वह आपके पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। यह एक खतरनाक खेल था, क्योंकि उसने न सिर्फ यहूदियों को गैर इंसानी बना दिया, बल्कि खान के खिलाफ तशद्दुद की राह भी हमवार की। यह बालकला ऐसा था जैसे किसी जादूगर ने एक धुएं का पर्दा खड़ा कर दिया हो, जिसके पीछे असल मसाइल छुप जाएं और अवाम की ज़रे सिर्फ एक मिंगड़ दुश्मन पर मरकूज रहें। अब जरा बात करते हैं इन साज़िशी नज़रियात की, जिन्हें नाजियों ने बड़ी महारत से फैलाया और जंगिया से यहूदियों के खिलाफ नफरत की आगमज़ेद भड़की। देखो, सिर्फ यह कहना काफ़ी नहीं था कि यहूदी कमतर हैं या जर्मनी के मसाइल के ज़िम्मेदार हैं। अवाम को मुकम्मल तौर पर कायल करने के लिए उन्हें एक बड़ी खौफनाक कहानी सुनानी पड़ती है, और नाजियों ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने यह झूठा दावा किया कि यहूदी कोई मामूली गिरोह नहीं, बल्कि एक आलमी साज शिकाही साइंस जिसका मकसद पूरी दुनिया पर, ख़ास तौर पर हुकूमतों और बैंकों पर कब्जा करना है। सोचें ज़रा, एक ऐसी खफिया तंजीम जो पूरी दुनिया को अपनी अंगलियों पर नचा रही हो। यह सुनने में ही कितना ड्रामाई और सनसनीखेज लिखता है। यह साजिश नज़रियात कोई नया इजाद नहीं थे। द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायमन जैसी जालिद दस्तावेज़ात, जो दरअसल 19वीं सदी के आखिर में रूस में घड़ी गए थे, पहले ही यूरोप में गर्दिश कर रही थी। नाजियों ने इन झूठी कहानियों को उठाया, उन्हें अपने मकासद के मुताबिक तोड़ा मरोड़ा और फिर अपने बेपनाह प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए जर्मन अवाम के जहनों में उतार दिया। अखबारात, रेडियो, फिल्में, पोस्टर्स, यहाँ तक कि बच्चों के किताबों में भी यहूदियों को एक चालाक, मकार और लालची कुम के तौर पर पेश किया गया, जो खफिया तरीकों से दुनिया कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यह बालकलिक सी फिल्म की तरह था जिसमें एक कोलन होता है जो पूरे दुनिया को तबाह करना चाहता है और हेरो को वैसे रोकना होता है। नाजियों ने खुद को हेरो और यहूदियों को विलन बनाकर पेश किया। इन अज़शीन ज़रियात का असर बेहद गहरा और तबाह कुन हुआ। जब आप मुसलसलिया सुनते हैं का एक मखसूस गिरोह आपके मुल्क, आपकी सकाफत और आपकी बपा के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो आपके दिल में इस गिरोह के लिए खौफ और नफरत पैदा होना लाजमी है। जर्मन अवाम की एक बड़ी तादाद झूठे दावों पर यकीन करने लगी। इन्हें लगने लगा कि यहूदी वाकई एक खतरा है जिनसे निजात हासिल करना ज़रूरी है। ये साजिशी नज़रिया तो हाँ ईंधन थे जिसने ये की आग को मज़ीद भड़काया और यहूदियों के खिलाफ होने वाले मज़ालिम के लिए एक तरह का जवाज़ फराहम किया। यह हमें सिखाता है कि झूठ अगर मंज़म तरीके से फैलाया जाए तो कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, और कैसे यह लोगों को गुमराह करके इनसे गैर इंसानी काम करवा सकता है।
اور آخر میں لیکن انتہائی اہم وجہ تھی سیاسی حکمت عملی۔ دیکھو، ہٹلر اور نازی پارٹی کے لیے صامد شمنی یعنی یہودیوں سے نفرت صرف ایک نظریاتی یا جذباتی مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی سیاسی چال بھی تھی۔ یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جسے انہوں نے جرمن قوم کو متحد کرنے اور اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ جب آپ کسی معاشرے میں ایک مشترکہ دشمن بنا دیتے ہیں تو لوگ اپنے اندرونی اختلافات بھلا کر اس دشمن کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہٹلر نے یو کسی مشترکہ دشمن کے طور پر پیش کیا، ہم سب جرمن، ہم سب آریائی اور ہمارا دشمن یہودی۔ یہ وہ ہنر تھا جس نے بہت سے لوگوں کو نازی پر چمٹلے جمع کر دیا۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نازی پارٹی جب اقتدار میں آئی تو جرمنی ایک منقسم ملک تھا۔ پہلی جنگ عظیم کی شکست، ورسائے معاہدے کی ضامن شرائط، معاشی بدحالی اور سیاسی عدم استحکام نے جرمن قوم کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہٹلر کو ایک ایسی طاقت کی ضرورت تھی جو ان تمام بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ سکے۔ یہودیوں کے خلاف نفرت نے اسے وہی طاقت فراہم کی، اس نے لوگوں کو ایک مقصد دیا، ایک کولن دیا جس سے لڑنا تھا، اور ایک خواب دکھایا، خالص اور عظیم جرمنی کا خواب۔ اس طرح صامد شمنی نازیوں کے لیے صرف ایک پالیسی نہیں تھی بلکہ ان کے اقتدار کی بنیاد تھی۔ یہاں ایک ایسا سیاسی کھیل تھا جس میں یہودیوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی تھیں۔ مزید یہ کہ یہودیوں کو نشانہ بنانے سے نازیوں کو فوری اور ٹھوس سیاسی فائدے بھی حاصل ہوئے۔ جب یہودیوں کے کاروبار ضبط کیے گئے، ان کی جائیدادیں لوٹی گئیں، تو اسے نازی پارٹی اور اس کے حامیوں کو مالی فائدہ پہنچا۔ جب یہودیوں کو سرکاری نوکریوں اور اہم عہدوں سے ہٹایا گیا تو وہ جگہیں نازی وفاداروں کو مل گئیں۔ یہ ایک طرح کی لوٹ مار تھی جسے آریائی بنانے کا نام دیا گیا۔ اس طرح یہودیوں کے خلاف نفرت نے نہ صرف نظریاتی طور پر نازیوں کو مضبوط کیا بلکہ عملی طور پر بھیان کے ہاتھ میں وسائل اور طاقت دی۔ یہ ایک انتہائی بے رحمانہ اور خود غرضانہ سیاسی حکمت عملی تھی جس نے لاکھوں بیگن انسانوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے انسانیت کو پامال کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے وہ چند اہم وجوہات جن کی بنا پر ہٹلر اور نازی حکومت نے یہودیوں کو اپنی انفراد اور ظلم کا نشانہ بنایا۔ یہ نسل پر ستانہ نظریات، قربانی کا بکرا بنانے کی سیاست، جھوٹے سازشی نظریات اور بے رحم سیاسی حکمت عملی کا ایک ایسا خوفناک مزاج تھا جس نے انسانی تاریخ کے بدترین جرائم میں سے ایک کو جنم دیا۔ ہٹلر کی یہودیوں سے یہ شدید نفرت آخرکار ہولوکاسٹ کے شکل میں سامنے آئی، ایک ایسی منظم نسل کشی جس کا مقصد پوری یہودی قوم کو صفحہ ستی سے مٹا دینا تھا۔ یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی منصوب بند مہم تھی جس کے پیچھے ریاست کی پوری طاقت کار فرما تھی۔ یہ نسل کشی مختلف طریقوں سے کی گئی۔ یہودیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر کے تنگ و تاریکی یہودی بستیوں میں محصور کر دیا گیا، جہاں بھوک، بیماریاں اور ظلم نے ہزاروں جانیں لیں۔ پھر بڑے پیمانے پر فائرنگ اسکواڈز کے ذریعے قتل عام کیا گیا، جہاں معصوم مردوں، عورتوں اور بچوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اور پھر تھے آشوٹس، ٹریبلنکا، سوبی بور جیسے موت کے کیمپ، وہ فیکٹریاں جہاں ہانوں کو گیس چانوں کو گیس چمبروں میں ڈال کر منظم طریقے سے ہلاک کیا جاتا تھا اور ان کی لاشوں کو بھٹیوں میں جلا دیا جاتا تھا۔ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں سن کر روح کان پاٹھتی ہے، لیکن انہیں یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ تاریخ خود کو نہ دہرائے۔ یہ سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ ہٹلر اکیلا نہیں تھا۔ اس کے نظریات کو پھیلانے والے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے اور اس کے جرائم پر خاموش رہنے والے بھی استوائیں برابر کے شریک تھے۔ ہولوکاسٹ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نفرت، تعصب اور بے حسی کے نتائج کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانی حقوق، برداشت اور انصاف کی قدر کرنا اتنا ضروری ہے۔ جب ہم یہ